गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोग, उम्मीद है कि आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। हम लोग आनंद यादव जी द्वारा रचित जो हमारा वितान का दूसरा लेसन है जूझ, उसका हम लोग अध्ययन कर रहे थे। इससे पहले की कहानी में हम लोगों ने पढ़ा कि किस प्रकार लेखक अपने माँ से रिक्वेस्ट करके दत्ताजी राव के घर जाके दत्ताजी राव को कन्विंस करते हैं। दत्ताजी राव से अपने पिताजी से कहलवाते हैं कि किसी तरह उनको विद्यालय जाने की अनुमति मिल जाए। और जब पुनः उनको विद्यालय जाने की कुछ शर्तों के साथ, पिताजी ने कुछ वादा लिया, उन शर्तों के साथ जब उनको अनुमति प्राप्त हो गई तो वो पुनः अपने पुराने विद्यालय में जा करके अपना दाखिला उनका हो जाता है। पुनः दोबारा एडमिशन करवाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है और पुनः उस विद्यालय में जा करके वो पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं। उनके जो उनके दो दोस्त ऐसे होते हैं जो उनके परिचित होते हैं, अन्य सभी जो उनके दोस्त होते हैं सभी अपरिचित होते हैं। लेखक को पूरा माहौल जो रहता है एक अनजाना सा भय सताने लगता है। उनको पूरा जो स्कूल का माहौल पहले वाले स्कूल के माहौल से पूरी तरह से परिवर्तित लगता है। पुराने वाले स्कूल मतलब कि जब वो पहले पढ़ते थे तो उस समय का माहौल क्या था, उस समय फ्रेंड्स कैसे थे, आज के समय के फ्रेंड्स कैसे हैं, तो एक साल में क्या परिवर्तन हो गया, इस सब के विषय में बताते हैं। तो हमें आशा के साथ साथ पूर्ण विश्वास भी है कि आप लोगों ने यहाँ तक की जो पूरी स्टोरी है, पूरी स्टोरी को बड़े ही मन लगा करके पूरी स्टोरी को आप लोगों ने पढ़ा होगा। यदि आप इस स्टोरी नहीं पढ़े हैं तो आप लोग से हम प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग पूरी स्टोरी को पुनः एक बार पढ़ेंगे ताकि आपको आसानी से इस कहानी का जो कथ्य है, इस कहानी का सारांश है, इस उपन्यास का सारांश आपको सहजता से समझ में आ जाए और इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए तो आप बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी समस्या के आप उन प्रश्नों के उत्तर लिखने में सक्षम हो। तो आइए हम अब इसके आगे की जो कड़ी है उस कड़ी का हम लोग अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग बुक ले लीजिए। तो आपकी बुक में पेज नंबर अलग हो सकता है, इसमें ये वितान भाग 2 हिंदी पूरक है तो इसमें पेज नंबर 29 पर दिया हुआ है। आप इसको देखेंगे कि किस प्रकार चौहान नामक उनका एक फ्रेंड होता है, किस प्रकार, फ्रेंड मतलब साथ में सहपाठी होता है, वो किस प्रकार लेखक को परेशान करता है। उनका जो गमछा होता है, गमछा उठा करके अध्यापक की टेबल पर रख देता है और जो है उनसे बहुत तरह से उनको परेशान करता है लेखक को। तो अचानक से कक्षा अध्यापक का आगमन होता है और जब कक्षा अध्यापक आ जाते हैं तो सभी बच्चे अपने अपने यथास्थान पर जाकर के बैठ जाते हैं और ऐसे समय अध्यापक लेखक से मतलब पूछते हैं पूरी क्लास में कि ये गमछा किसका है। तो लेखक अपने विषय में बताते हैं कि यह गमछा मेरा है और चौहान के लड़के नाम बताते हैं, यह फ्रेंड ने यह सहपाठी ने ले जाके वहां पर रख दिया। तो इस प्रकार की कहानी आगे बढ़ती। तो आगे हम देखते हैं, मैं नहीं रखा मास्टर, उस लड़के ने मेरे सिर से छीन लिया और यहाँ रख दिया है। यह चौहान का बच्चा बिना बात के उठा पटक करता रहता है। लेखक बताते हैं कि जो कक्षा अध्यापक रहते हैं वो अपना गुस्सा दिखाते हैं कि यह जो लड़का है बहुत ही शरारती है, बहुत ही नटखट है, वो हमेशा इस तरह के कृत्य में संलग्न रहता है। कहते हुए मास्टर उस लड़के की ओर चले गए। मास्टर ने मेरे बारे में और भी पूछताछ की और बामन पंडित की कविता पढ़ाने लगे। लेखक बताते हैं कि उसके बाद जब ये सारी बातें हो गई तो लेखक बताते हैं कि उनके जो अध्यापक होते हैं वो उनके पास आते हैं और उनसे और सारी बातें पूछते हैं कि इतने दिन कहाँ थे, क्यों तुमने एडमिशन नहीं लिया, और सारी बातें कि क्या क्या रीजन था। उन सब के विषय में लेखक से उनके अध्यापक बात करते हैं। उसके बाद एक बहुत मशहूर कवि थे जो उनके एक पाठ्यक्रम में दिया हुआ था, वामन पंडित की कविता, उनके अध्यापक उनको पढ़ाने लगते हैं। तो इस प्रकार कहानी आगे बढ़ती है। बीच की छुट्टी में मेरी धोती की कांच उस लड़के मतलब जो चौहान का लड़का नाम से जिसको संबोधित किया जा रहा है, बीच की छुट्टी में मेरी धोती की कांच
कांच से शायद आप लोग परिचित हो। ये ग्रामीण अंचल में प्रयोग किया जाने वाला शब्द है। कांच कुछ जगह पे लांग भी कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा धोती पहने, आप लोग नाटक इत्यादि में भाग लेते हैं तो धोती पहनने की प्रैक्टिस आप लोग को है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब धोती का दोनों हिस्सा जब उसको जोड़ के ऐसे बांधते हैं तो उसके एक सिरा दोनों पैरों के बीच, एक सिरा जो होता है उसको पकड़ के दोनों पैरों के बीच से ले जाकर के पीछे कमर में खोस देते हैं, पीछे कमर में लगा देते हैं। तो इससे क्या है, एक पैर अलग, एक पैर का भाग अलग हो जाता है, एक पैर का भाग अलग हो जाता है, तो वो चलने में किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होती है। तो लेखक बताते हैं कि वो जब स्कूल गए रहते तो धोती पहन करके और गमछा लगा करके गए होते हैं, तो उनके जो सहपाठी होते हैं उनको बहुत परेशान करते हैं। बार बार उनकी जो लांग होती है, जो कांच जो होती है, उसको बार बार खींचते रहते हैं, बार बार परेशान करते रहते हैं। बीच की छुट्टी में मेरी धोती की कांच उस लड़के ने 2 बार खींचने की कोशिश की, लेकिन मैं फिर दीवार की तरफ पीछ करके जा बैठा तो पूरी छुट्टी होने से पहले उठा ही नहीं। लेखक बताते हैं कि जिस तरह वो मुझे बार बार परेशान कर रहा था, तो मैं भी एक किनारे जा करके दीवार की चेक लगा करके वो जा करके बैठ गया, और पूरी जब तक छुट्टी नहीं तब तक मैं उसी स्थान पर बैठा रहा, बिना किसी कोई दिक्कत के। मैं उठा ही नहीं, चाहे कितना भी कोई कुछ कहता रहा, कुछ इधर उधर सब खेलते रहे, सब रिसेस में इधर उधर जाते रहे, लेकिन मैं कहीं नहीं गया। उसी स्थान पे, एक स्थान पे टिके हुए, दीवार का टेक लगा के मैं उस स्थान पे बैठा रहा। खिलौने के लिए बनाए गए कौवे के बच्चे को खुले में रख देने पर जैसे कौवे चारों ओर से उस पर चोंच मारते हैं, वैसी मेरी हाल हो गई। मेरी ही पाठशाला में मुझे चोंच मार मार कर घायल कर रही थी। लेखक बताते हैं कि वो जो कुछ शरारती तत्व होते हैं, यानी जो उनके सहपाठी होते हैं, उनको विद्यालय में किस प्रकार परेशान करते हैं, किस प्रकार उनको तरह तरह से परेशान किया जाता है। तो लेखक बताते हैं कि उनकी कांच को बार बार खोल दे रहे थे, गमछा उनका इधर उधर रख दे रहे थे, उनको तरह तरह से परेशान कर रहे थे। तो लेखक उदाहरण स्वरूप बताते हैं कि जिस प्रकार मान लीजिए मिट्टी का कोई कौवे के शेप में कौवे के आकार का एक खिलौना बना दिया जाए और उस खिलौने को बाहर रख दिया जाए, तो जो उड़ने वाले और कौवे होते हैं उनको ऐसा लगता है कि यह कौवा जो है ये असली कौवा है, तो उसको मार मार के, कि मतलब हिलाने डुलाने के, मार के चोंच मार करके उसको घायल कर देते हैं। तो उसी प्रकार लेखक बताते हैं कि मेरे ही विद्यालय में, मेरी ही पाठशाला में, मेरे ही कक्षा में जो मेरे सहपाठी होते हैं, उन्हीं उसी तरह से मुझे कौवे की भांति चोंच मार के मुझे घायल कर रहे थे। और मेरी स्थिति उस खिलौने की भांति, जो खिलौने का बना हुआ कौवा हो, उसी की भांति मेरी हालत हो गई थी। हर तरफ से मुझे परेशान करने के लिए जो सहपाठी थे, क्योंकि मैं नया था और मैं पहले से जानता, अगर कोई भी कुछ भी गलती से भी कोई शरारती बात मेरे पिताजी के पास पहुंच गई तो मेरा 1 सेकंड में मेरा नाम कट जाएगा। तो ये सब सोच करके लेखक बहुत ही दुखी हो रहे थे कि मैं क्या करूं। घर जाते समय सोच रहा था कि लड़के मेरी खिल्ली उड़ाते। खिल्ली मतलब खिल्ली उड़ाना मुहावरा है, यानी मजाक उड़ाना। घर जाते समय सोच रहा था कि लड़के मेरी खिल्ली उड़ाते हैं, धोती खींचते हैं, गमछा खींचते हैं, तो इस तरह कैसे निबाह होगा। लेखक बताते हैं कि जब पुनः वो वापस घर को जाने लगे तो रास्ते में अपने मन ही मन उधेड़ बिन में लगे हुए थे, अपने मन ही मन विचार कर रहे थे कि यह सिलसिला, यह जो क्रम है कब तक चलेगा, कि कोई मुझे इस तरह से परेशान कर रहा है, कोई गमछा खींच ले रहा है, कोई धोती खींच दे रहा है, कोई तरह तरह से मुझे तरह तरह की बातें कर रहा है, कि मैं क्या करूं। क्या ऐसे निबाह मतलब क्या है, यापन हो पाएगा क्या, इस प्रकार विद्या अध्ययन का कार्य जो है वो संपन्न हो जाएगा। तो लेखक मन ही मन रास्ते में जितना भी विद्यालय से उनको खेत में या घर जाते समय जो भी समय मिल रहा था, उस समय में मन ही मन लेखक विचार करते कि क्या इस प्रकार कार्य संपन्न हो पाएगा। तो मन में सोचते हैं, नहीं जाऊंगा ऐसी पाठशाला में, इससे तो अपना खेत ही अच्छा, चुपचाप काम करते रहो। गली के 2 ही लड़के हैं कक्षा में, वो भी मुझसे भी कमजोर, वे क्या मदद करेंगे। लेखक की एक भावना जो है उनके ऊपर हावी हो रही थी। लेखक मन ही मन विचार करते कि क्या फायदा, और इससे तो अच्छा हमारा खेत है, कि खेत में जाओ, अपना दिन रात सुबह से लेकर शाम तक काम करो, ना कोई रोकने वाला, ना कोई टोकने वाला, ना कोई परेशान करने वाला,
बड़े ही सहजता से अपना कार्य पूर्ण करो। और यहाँ क्या है, अब उस कक्षा में केवल 2 ही विद्यार्थी ऐसे जिनको मैं जानता हूँ, और वो भी इतने पढ़ाई में कमजोर हैं कि उनसे अगर दोस्ती भी कर ली अच्छे से तो फिर उसका कोई फायदा होने वाला नहीं है, मतलब कि वो मेरी किसी प्रकार सहायता नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में विद्यालय में रह पाना, अपना अध्ययन कंप्लीट कर पाना, पूरे साल का पाठ्यक्रम पूर्ण कर पाना बहुत ही टेढ़ी खीर जैसी थी। तो यह लेखक अपने मन में विचार करते थे कि इससे बेहतर तो अच्छा था मैं खेत पे ही रहता, खेत में ही जो काम खेत का होता मैं करता, मैं नाहक ही विद्यालय में जाकर के पढ़ाई की बात करने लगा। मतलब कि लेखक का जीवन किस प्रकार संघर्षपूर्ण था, इसकी पूरी दास्तां इसमें बयां की गई। और इसके साथ यह भी बताया कि लेखक के मन में एक बार विचार भी आया कि क्यों ना इसको यहीं पे छोड़ दिया जाए, विद्यालय का काम यहीं पे छोड़ दिया जाए और खेती बाड़ी में पुनः मन लगाया जाए। मन उदास हो गया। लेखक बताते कि मन बहुत ही दुखी था। एक दिन की घटना इतना कष्टपूर्ण थी, इतना जो है परेशान करने वाली थी कि लेखक का जो उत्साह विद्यालय जाने से पहले बना हुआ था, वह उत्साह जैसे ही एक दिन में पूरा उत्साह क्या हो गया, पूरे उत्साह पर पानी फिर गया। तो ऐसे समय में लेखक बहुत ही दुखी थे कि अब क्या करें, क्या जाया जाए क्या ना जाया जाए। चौथी से पांचवी तक की पाठशाला अपनी लगती थी, लेकिन अब वह एकदम पराई जैसे लगने लगी है। वहां अपना वहां कोई नहीं। लेखक बताते कि जब चौथी कक्षा में थे तो सब कुछ उन्हें अपना जैसा था, अपना विद्यालय लगता था, अपने सहपाठी जो थे, उनके मित्र जो थे, मित्रगण जो थे, वो भी उन्हें बहुत अच्छे लगते थे, उनका आपस में व्यवहार बहुत अच्छा लगता था। तो सब चीजें बहुत अच्छी थी, उनके अनुरूप थी। लेकिन अभी सब कुछ पराई जैसी प्रतीत होती है। कोई सहारा देने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं। यहाँ हेल्प करने, मदद करने की बात तो कोसों दूर है, मदद करने की बात तो कोसों दूर है। जो सहपाठी भी हैं वो टांग खींचने वाले हैं, परेशान करने वाले। तो इस प्रकार लेखक मन ही मन बहुत ही व्याकुल हो रहे थे। सवेरे बैठे हो जाने पर मैं उमंग में था, फिर से पाठशाला चला गया। माँ के पीछे पड़कर एक नई टोपी और 2 नाड़ी वाला चड्ढी मेलखाऊ रंग की 8 दिन में मंगवा ली। चड्ढी पहनकर पाठशाला में और धोती पहनकर खेत पर जाना शुरू हुआ। धीरे धीरे लड़कों से परिचय बढ़ गया। तो लेखक बताते कि रात को जब मैं सोया तो रात गई सब बात गई, सुबह पुनः उठा तो फिर से मैं उत्साहित था। पुनः मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, जो हुआ सो, आज पुनः हम लोग विद्यालय जाते हैं। तो मैं विद्यालय पुनः जाता हूँ। तो लेखक पुनः विद्यालय जाते हैं और अपनी माँ से, जैसे क्या कि धोती पहन के जाते हैं तो नीचे कुछ पहने नहीं रहते हैं। तो ऐसी दशा में जो उनके जो सहपाठी होते हैं, जो शरारती तत्व होते हैं, उनको बहुत तरह से परेशान करते हैं। तो लेखक ने अपनी माँ से रिक्वेस्ट किया, माँ से विनती करके एक हफ्ते के अंदर एक टोपी सिलवा ली नई, और ताकि गमछे का जो काम था वो खत्म हो जाए, और नीचे 2 नाड़े वाली जो थी जांघिया सिलवा ली। तो जांघिया पहन करके वो विद्यालय जाने लगे। कल्पना करिए कि कितना संघर्ष था। आज आपके पास सभी संसाधन मौजूद हैं, क्या आप इतना ध्यान, इतना जो है इतनी रुचि के साथ अध्ययन का कार्य आप करते हैं? या आप स्वतः से प्रश्न करिए। लेखक बताते कि उनको कितना संघर्ष उनको करना पड़ा, कितनी परेशानी उनको झेलनी पड़ी। तो ऐसी दशा में उन्होंने अपनी माँ से कह के एक जो टोपी सिलवा ली और एक जो है नाड़ी वाली 2 जांघिया सिलवा ली। तो इस प्रकार वो विद्यालय का काम भी करने लगे और धोती पहनकर वो खेत का काम भी करने लगे। मेलखाऊ रंग की चड्डी बनवा ली। चड्डी पहनकर पाठशाला में और धोती पहनकर खेत पर जाना शुरू हुआ। धीरे धीरे लड़कों से परिचय बढ़ा। लेखक बताते हैं कि धीरे धीरे करते करते उनका जो परिचय उनके फ्रेंड्स है और जो सहपाठी थे उनसे होने लगा। कहने का अभिप्राय क्या है, धीरे धीरे वह उस माहौल में जो उनके लिए एकदम नया था, पराया जैसा लगता था, धीरे धीरे अपने आप को उस माहौल में अपने आप को ढालने लगे। मंत्री नामक मास्टर कक्षा अध्यापक के रूप में बीच में आए। लेखक बताते हैं कि एक जो मंत्री उनका नाम था, उनको इसी नाम से जाना जाता था, तो वह अध्यापक उनके कक्षा अध्यापक के रूप में जाने जाते थे कि वह उनके कक्षा अध्यापक हैं। क्या नाम था उनका? मंत्री मास्टर। वे प्रायः छड़ी का उपयोग नहीं करते थे।
लेखक जो बताते हैं कि जो उनके अध्यापक थे, कक्षा अध्यापक थे, वो छड़ी का इस्तेमाल नहीं करते, बहुत मारने पीटने में मतलब छड़ी से मारने पीटने में विश्वास नहीं रखते हैं। हाथ से गर्दन पकड़कर और पीठ पर एक घूसा लगाते थे और पीठ पर एक जोर का बैठते ही लड़का हूक भरने, हूक मतलब अब कष्ट जैसा, आह भरने जैसा हूक भरने लगता। लड़कों के मन में उनकी दहशत बैठ गई थी। इसके कारण उधम करने वाले लड़कों को प्रायः मौका नहीं मिलता था। पढ़ने वाले लड़कों को शाबाशी मिलने लगी। मंत्री मास्टर गणित पढ़ाते थे, एक आध सवाल गलत हो जाता तो उसे अपने पास बुलाकर समझा देते थे। एक आध लड़की की कोई मूर्खता दिखाई दी तो वे उसे वहीं ठोक देते थे। इसलिए सभी का पसीना छूटने लगता था। सभी लड़के घर में पढ़ाई करके आने लगे। लेकिन बताते हैं कि उनके अध्यापक, जो कक्षा अध्यापक रहते हैं, वो बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं। तो इसका परिणाम क्या होता है, जो क्लास का माहौल होता है वो उचित होने, मतलब अच्छा बनने लगता है, एक हेल्दी माहौल बनने लगता है। और मास्टर जी छड़ी का इस्तेमाल नहीं करते और अपने हाथ से ही गर्दन पकड़ के और एक जोर का घूसा लगाते, तो बच्चे जो है एकदम डर जाते। और इसका परिणाम क्या होने लगा कि बच्चे अब डर के मारे, जो भी शरारती तत्व थे उनको डर के मारे अध्यापक की क्लास में या और कक्षाओं में परेशान करना, बच्चों को परेशान करना, टीचर को परेशान करना, ये सारे कार्य में कम मन लगा, कम करते, धीरे धीरे करते करते कम होने लगा। और इससे क्या हुआ कि जो पढ़ने वाले बच्चे थे वो मन लगा करके पढ़ने लगे, क्योंकि जो शरारती बच्चे जो बार बार डिस्टर्ब करते थे तो पढ़ाई बीच में बाधित होती थी। तो मंत्री जो कक्षा अध्यापक थे, उनके स्ट्रिक्ट व्यवहार के कारण धीरे धीरे सब कुछ अच्छा होने लगा। बच्चे जो है रुचि के साथ पढ़ने लगे। और अगर किसी को, मंत्री मास्टर मैथ्स के टीचर थे, गणित पढ़ाते थे, अगर कहीं बच्चों को कुछ नहीं आता था तो वो अपने पास बुला करके समझा देते थे। अगर कोई जानबूझ के किसी को परेशान करता तो उनको अच्छे से ठोक देना मतलब पीट देते थे। आप कल्पना कर सकते हैं कि कौन जो है एक घूसे में आपको सही कर सकता है। तो अपने आसपास देखिए कौन है जो बातों के साथ साथ घूसे से भी बात करता है। तो इस प्रकार लेखक बताते हैं कि उनके मंत्री अध्यापक जो रहते वो छड़ी की आवश्यकता नहीं पड़ती, घूसे से ही अपना काम संभाल लेते थे। और बच्चों के मन में उस अध्यापक के प्रति, एक तरह से जो शरारती बच्चे थे उनके मन में अध्यापक के प्रति एक प्रकार का दहशत था। तो इसलिए धीरे धीरे क्लास का जो माहौल था वो माहौल अच्छा होने लगा। बसंत पाटिल नाम का एक लड़का शरीर से दुबला पतला किंतु बड़ा होशियार था। बताते हैं कि मेरी एक विद्यार्थी था, उससे मेरी मित्रता हुई जिसका नाम था बसंत पाटिल। और वह शरीर से, यद्यपि कद काठी उसकी जो थी, शारीरिक ढांचा था, वो बहुत पतला दुबला था, लेकिन उसका जो बुद्धि थी, उसकी बुद्धि, वो बहुत ही होशियार इंटेलिजेंट स्टूडेंट था। उसके सवाल हमेशा सही निकलते थे। लेकिन बताते कि वो मेरे क्लास में पढ़ता था और हमेशा जब भी वो सवाल लगाता, प्रश्न का हल करता, तो उसका हमेशा सही होता। स्वभाव से शांत था, व्यवहार भी अच्छा था, नेचर भी उसका अच्छा था। हमेशा पढ़ने में लगा रहता, घर में पूरी तैयारी करके आता होगा, दूसरों के सवालों की जांच करता। मास्टर ने उसे कक्षा मॉनिटर बना दिया था। हमेशा पहली बेंच पर बैठता, बिल्कुल मास्टर के पास। कक्षा में उनका सम्मान था। लेखक बताते हैं कि उनके कक्षा में एक बसंत पाटिल नामक विद्यार्थी था। वो बसंत पाटिल जो है पढ़ने में बहुत होशियार था, व्यवहार भी, जो उसका बिहेवियर भी था, जो नेचर था, स्वभाव था, वो भी बहुत सौम्य और शालीन था। शालीन होने के कारण अध्यापक भी उसको बहुत पसंद करते थे। और वो होशियार था, घर से पढ़ के आता था। और जो भी और सारे विद्यार्थी होते थे तो उन सब विद्यार्थियों के प्रश्नों की जांच करना कुछ अध्यापक जांच करते थे, कुछ प्रश्नों की जांच जो है बसंत पाटिल स्वतः करता था। तो पढ़ने में भी बहुत अच्छा था और इसी कारण उसके व्यवहार और पढ़ाई को देख करके मास्टर जी ने उसको कक्षा मॉनिटर के रूप में अपॉइंट किया था, कक्षा मॉनिटर बना दिया था। तो उसको देख करके, बसंत पाटिल को देख करके लेखक के मन में भावना जगती कि मतलब कितना अच्छा है और क्यों ना मैं इससे दोस्ती कर लूं। मुझे यह लड़का मेरी अपेक्षा छोटा लगता था। लेखक बताते उम्र की अगर बात की जाए तो यह लेखक से छोटे थे। मैं उससे पहले ही 5वीं में पहुंच गया था, गलती से पिछड़ गया हूँ।
इसलिए मास्टर को कक्षा का मॉनिटरिंग मेरे हाथ में सौंपनी चाहिए, मुझे ऐसा लगने लगा। दूसरी ओर यह भी लगता कि मुझे 2 महीने में 5वीं की पूरी तैयारी करके अच्छी तरह पास होना है। कक्षा में दंगा करना और पढ़ाई की उपेक्षा करना मेरे लिए मुनासिब नहीं। हम तो इस कक्षा में ऊपर ही हैं, यह नहीं भूलना चाहिए। लेखक कहते हैं कभी कभी मेरे मन में विचार आता कि मैं तो इससे उम्र में बड़ा हूँ और मैं इससे पहले कक्षा में आ जाता, मतलब 4th में पढ़ रहा था तो अभी 5th में है, तो 1 साल पहले वो 5th में आ जाता। ऐसे समय में अध्यापक को चाहिए कि मुझे जो मॉनिटर की उपाधि मुझे दी जाए। लेकिन पुनः लेखक के मन में जैसे 2 प्रकार की विचारधाराएं हमारे मन में आती हैं, तो एक सकारात्मक एक नकारात्मक, तो तुरंत उस विचारधारा को लेखक ने दबा दिया। लेखक कहते हैं कि अगर मैं इस सब चीज़ों में अपने आप को ज़्यादा इन्वॉल्व करूँगा तो 2 महीने के अंदर पूरे साल का पाठ्यक्रम पहली बात तो कंप्लीट नहीं कर पाऊँगा, और जो विद्यालय में जो कक्षा में इस तरह के कार्य होंगे जैसे कि बच्चे आपस में लड़ाई करेंगे या बच्चों की कॉपी की जांच करना या फिर और तो अतिरिक्त अधिभार में, अतिरिक्त मॉनिटर हो जाने के कारण अतिरिक्त अधिभार भी मुझे मिल जाएगा, तो मैं कार्य अच्छे से कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। और मुझे ध्यान भी रखना है, सबसे महत्वपूर्ण मुझे ये ध्यान रखना है कि मैं ऊपरी हूँ, ऊपरी मतलब कि बहुत दबाव के कारण मुझे यहाँ प्रवेश मिला है, अन्यथा कभी भी मैं यहाँ से निकाल कर फेंका जा सकता हूँ। तो इस बात को, अपना जो असली वजूद है, इसको कभी मुझे भूलना नहीं चाहिए। तो इस बात से लेखक अपने आप को समझाते हैं कि कोई बात नहीं, और अभी पूरा जो अपना ध्यान है आप मैं पढ़ाई पे लगाऊं और बाकी सारी चीजें मॉनिटर बनने का कार्य तो आगे भी चल सकता है। इन सब बातों के कारण मेरा सारा ध्यान पढ़ाई की ओर ही रहा और बसंत पाचिल की तरह पढ़ाई का काम करने लगा। मैं अपनी किताबों पर अखबारी कागज के कवर चढ़ा दिए, अपना बस्ता व्यवस्थित रखने लगा, हमेशा कुछ न कुछ पढ़ने बैठता। उनसे यदि कक्षा में कोई शाबाशी का काम किया तो मैं भी दूसरे दिन वैसा ही कुछ करने लगा। मन की एकाग्रता के कारण गणित झटपट समझ में आने लगी और सवाल सही होने लगे। लेखक बताते हैं कि अपने आप को लेखक ने समझा लिया और धीरे धीरे उनकी जो रुचि थी वो रुचि और ज़्यादा पढ़ाई में होने लगी और एकाग्र होकर बड़े ध्यान के साथ वो विद्या अध्ययन करने लगे। तो इससे क्या हो, एकाग्रता के कारण उनकी जो रुचि थी वो रुचि और ज़्यादा बढ़ गई और उनको एकाग्रता के कारण मैथ्स जो है आसानी से समझ में आने लगे। वो भी जब हल करने लगे तो उनके सवाल भी सही होने लगे। तो इस प्रकार लेखक आपने इससे संबंधित एक, हम आपको बहुत छोटी सी स्टोरी आपको पता है, बस हम आपको याद दिलाते हैं कि आवश्यक नहीं कि व्यक्ति होशियार हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, वही व्यक्ति जिंदगी में आगे जाता है। हार्ड वर्क करने वाले व्यक्ति भी जीवन में आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने शायद ये जो है कोटेशन पढ़ा होगा, करत करत अभ्यास ते जड़ मति होत सुजान और रसरी आवत जातते शिल्पे परत निशान। क्या है कि जब आप करत करत अभ्यास से, जो व्यक्ति अभ्यास बार बार करता है, बार बार एक ही चीज को ध्यान से लगन के साथ पढ़ता है, तो जड़ मत मतलब बुद्धि, जड़ माने मूर्ख व्यक्ति की भी बुद्धि, सुजान माने योग्य हो जाता है, कुशल हो जाता है। और रसरी आवत जात से, जब पत्थर की जो शिला जो होती है उतनी पत्थर की मजबूत होती है, उस पर रस्सी के आने जाने मात्र, घर्षण मात्र से ही उस पर निशान पड़ सकता है, तो व्यक्ति की बुद्धि में क्यों नहीं कोई चीजें समझ में आ सकती। डेफिनेटली निश्चित रूप से समझ में आएगी, लेकिन आपको क्या चाहिए, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसके लिए तन मन के साथ अध्ययन करना पड़ेगा, मन लगा करके उसमें एकाग्रता ला करके। क्या बताते हैं लेखक के मन में कई तरह के विचार आते हैं कि विद्यालय छोड़ दूं या मास्टर जी मुझे मॉनिटर बना, तरह तरह की कई बातें मन में आती हैं। लेकिन उन सभी बातों को, उन सभी जो भी हमें अध्ययन से दूर करते हैं, उन सभी विचारों को बड़े ही जोर के साथ हमें ब्रेक लगा करके किनारे करना है और पूरा फोकस हमें अपने अध्ययन पर देना। तो लेखक वही बताते कि जब मैंने अपने मन में विचार कर लिया कि मुझे अध्ययन करना है, तो सारी बातों से मन हट गया और मैं एकाग्र होकर के, यद्यपि वो मुझसे होशियार था लेकिन फिर भी मैं भी उसके साथ समकक्ष आने लगा, मैं भी पढ़ने में अच्छा होने लगा, मेरे भी मैथ्स के जो सवाल थे वो सही होने लगे, मेरा भी ध्यान और ज्यादा मेरे पढ़ने में रुचि डेवलप होने लगी।
कभी कभी बसंत पाटिल के साथ साथ एक तरफ से और वह तो दूसरी तरफ से मैं लड़कों के सवाल जांचने लगा। इसके कारण मेरी और बसंत की दोस्ती जम गई। एक दूसरे की सहायता में कक्षा में हम अनेक काम करने लगे। मास्टर मुझे आनंदा कहकर पुकारने लगे। मुझे पहली बार किसी ने आनंदा कहकर पुकारा। माँ कभी आनंदा कहती है परंतु बहुत कम। मास्टरों के इस अपनेपन के व्यवहार और बसंता की दोस्ती के कारण पाठशाला में मेरा विश्वास बढ़ने लगा। लेखक बताते हैं कि किस प्रकार उनका धीरे धीरे करके किस प्रकार उनके हृदय में जो आत्मविश्वास की भावना थी, किस प्रकार उनका आत्मविश्वास और ज्यादा बढ़ने लगा। कैसे वो जब आए थे तो एकदम अनजान थे और अभी यह पाठशाला उनके लिए परिचित सी लगने लगी और किस प्रकार प्रसन्नता के साथ वह पढ़ने लगे। और धीरे एक तरफ से बसंत कॉपी जाते और उनका जो साथ में पढ़ने वाला सहपाठी था और एक तरफ अध्यापक की आज्ञा से वह कॉपी जांचने का कार्य करने लगे। उनकी रुचि बढ़ने लगी। उनको जो परायापन वाला माहौल था वो परायापन वाला माहौल भी दूर होने लगा और कक्षा अध्यापक का जो सकारात्मक रवैया था और जो विद्यार्थियों और जो अध्यापकों का साथ में बसंत का जो सकारात्मक रवैया था, तो उस सकारात्मक रवैये के कारण अध्यापक के अपनेपन के कारण स्नेह के कारण लेखक का विद्यालय में पुनः मन लगने लगा और वह उनका जो आत्मविश्वास था, जो उनके अंदर का डर था, धीरे धीरे करके डर समाप्त लगने लगा और जो पाठशाला उनको पराई सी लगती थी वह पाठशाला उनको अपनी सी लगने लगी और धीरे धीरे करके उनका विश्वास भी बढ़ने लगा। नवा सौंदर्यकर मास्टर मराठी पढ़ाने आते थे। लेखक बताते हैं कि एक अध्यापक जो मराठी के अध्यापक थे, क्योंकि मराठी के विषय में बता रहे हैं कि एक अध्यापक थे, नवा सौंदर्यकर उनका नाम था और वह मराठी के अध्यापक, जिस प्रकार हिंदी विषय होता है तो मराठी विषय के वो अध्यापक थे। पढ़ाते समय वे स्वयं रम जाते थे। विशेषतः वे कविता बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाते थे। सुरीला गला, छंद की बढ़िया चाल और उसके साथ ही रसिकता भी थी उनके पास। पुरानी नई मराठी कविताओं के साथ साथ उन्हें अनेक अंग्रेजी कविताएं कंठस्थ थी। अनेक छंदों की लय, गति, ताल उन्हें अच्छी तरह आते थे। पहले वे एकाध कविता गाकर सुनाते थे, फिर बैठे बैठे अभिनय के साथ कविता का भाव ग्रहण कराते। उसी भाव को किसी अन्य कवि की कविता भी सुनाकर दिखाते। बीच में कवि यशवंत, भाभ, बोरकर, भारा, तांबे, गिरीश, केशव कुमार आदि के साथ साथ अपनी मुलाकात के संस्मरण सुनाते। वे स्वयं भी कविता करते थे। याद आ गई कि वे भी अपनी एकाध कविता सुना देते। यह सब अनुभव करते हुए मुझे अपना भान ही नहीं रहता। मैं अपनी आंखों और कानों में प्राणों की सारी शक्ति लगा कर दम रोक कर मास्टर के हाव भाव, ध्वनि, गति, चाल का रस पीता रहता। लेखक बताते हैं कि उनके कक्षा में एक टीचर आते थे जो मराठी के अध्यापक थे। वो उन्हें पढ़ाने आते थे। वह इतने अच्छे ढंग से कविता का अध्यापन, मतलब जो भी मराठी विषय थी तो उसमें जो कविता थी उसका अध्यापन वो बड़े ही अच्छे ढंग से करते। भाव के अनुरूप, लय के अनुरूप। एक तो पहली बात तो उनकी विशेषता क्या थी, उनका गला बहुत ही सुरीला था, मतलब उनकी आवाज बहुत अच्छी थी और जब वो कविता पढ़ाते थे उस कविता में पूरी तरह से लीन हो जाते थे। तो उन्हें अगल बगल क्या है सब कुछ भूल करके, जैसे हमारे सपोज कहिए जैसे वीर रस की कविता है। अब वीर रस की कविता आप शांत रस में पढ़ेंगे, रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला, तो क्या है उसका आनंद आएगा? कदापि नहीं। अब इसी को आप दूसरे वे में कहेंगे, रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था, तो क्या है आनंद की अनुभूति होगी। तो उसी प्रकार लेखक बताते हैं कि जो उनके मराठी अध्यापक होते हैं बड़े ही रुचि के साथ, बड़े ही हाव भाव के साथ, लय के साथ, गति के साथ, आरोह अवरोह के साथ, उन्हें छंद का भी उपयुक्त ज्ञान था। तो अच्छे ढंग से बड़े ही अच्छे अंदाज में वो कविता का वाचन करते थे, कविता को एक्सप्रेस करते थे। वो स्वतः भी अपनी कविता, स्वतः की भी लिखी हुई कविता, कभी कभी जब भी मान लीजिए
कोई कविता चल रही होती तो कोई इस कविता उन्हें संस्मरण हो आती तो अपनी लिखी हुई कविता वो सुनाते, और या मान लीजिए कोई कविता चल रही होती, पढ़ाते रहते मराठी की कोई कविता, तो उस कविता से संबंधित कोई अन्य कविता अगर उनको याद आ जाती तो उस कविता को वो सुना देते। तो लेखक बताते कि पूरी शक्ति, पूरी एनर्जी जो है लेखक अपने कान पर लगा देते कि किस प्रकार लेखक जो उनके अध्यापक, उनकी अध्यापक की आवाज उनके कानों में आ रही है, और उसको पूरी तरह से उसका आनंद लेखक उठाने का प्रयास करते। और उसके साथ साथ लेखक बताते हैं कि उनके अध्यापक उनको जो भी अन्य राइटर या और अन्य में जो भी साहित्यकार होते हैं, उन साहित्यकार से जुड़ी हुई घटनाओं को, जैसे मान लीजिए कभी लेखक के अध्यापक की मुलाकात किसी अन्य साहित्यकार या लेखक या अन्य प्रतिष्ठित व्यक्ति से होती, तो वो सभी संस्मरण लेखक की जो कक्षा में उनके अध्यापक अपने विद्यार्थियों से साझा करते। तो लेखक को उनके अध्यापक जो थोड़ा अपनेपन जैसी बात आने लगी, और उनकी एक तो उनका गला भी अच्छा था, और उनका अपने विषय पे कमांड भी बहुत अच्छा था, और उनको बहुत ही यति गति के साथ, लय के साथ, आरोह अवरोह के साथ गाते भी थे। तो कई विशेषताओं ध्यान दीजिएगा, इससे प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि लेखक के किस अध्यापक से लेखक सबसे ज्यादा प्रभावित हुए, या नवा सौंदर्यकर जो मराठी अध्यापक थे उनकी किन विशेषताओं से लेखक प्रभावित हुए। तो इन सब संबंधित आपको अपने शब्दों में इसका उत्तर ढूंढने का प्रयास करना होगा। तो लेखक बताते कि मैं पूरी तरह से उत्साहित होकर के, पूरी तरह से प्रसन्न होकर के कविता को सुनने लगता, पूरे उसी तरह डूब जाता। लेखक बताते कि मराठी में गद्य से की अपेक्षा जो नवा सौंदर्यकर मास्टर जी थे, वह काव्य जो थे बहुत ही रुचि के साथ, सपोज श्रृंगार रस की कविता है तो श्रृंगार रस की कविता श्रृंगार भाव में, जैसे जिस रस की कविता होती उसी भाव के अनुरूप, कहत नटत रीझत खीजत मिलत खिलत लजिया, भरे भवन में करत है नैन नहीं 100 बार। तो जिस रस की कविता होती उसी रस में उस कविता को सुनाते, तो उससे लेखक का मन जो है और ज्यादा कविता में और ज्यादा पठन में लगने लगा। सुबह शाम खेत पर पानी लगाते हुए या ढोर चराते हुए अकेले में खुले गले से वे सारी कविताएं मास्टर के हाव भाव, यति गति, आरोह अवरोह के अनुसार गाता। उन कविताओं के अर्थों से खेलता हुआ मैं आगे पीछे आता जाता था। मास्टर जिस प्रकार बैठे बैठे ही अभिनय करते थे, मैं पानी लगाते लगाते वैसे अभिनय करता था। क्यारियां पानी से कब भर गईं इसका भान नहीं रहता था। मास्टर की चाल पर दूसरी कविता भी पढ़ी जा सकती है, इसका पता भी मुझे उसी समय चला। आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे रामायण होता है या कीर्तन होता है, तो लोग क्या होते हैं कि किसी भी गाने, आजकल तो ट्रेंड चला हुआ है कि पुराने गानों को नए ट्यून पे लोग फिक्स करके उसको गाते हैं। तरह तरह के गाने आप मूवी वगैरह देखते हैं तो आप परिचित होंगे, से ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, आपको पता होगा। इसी तरह रामायण वगैरह कीर्तन वगैरह देखते होंगे कि जब होता है तो तरह तरह के फिल्मी गाने के तर्ज पे लोग गाना गाते हैं। तो उसी तरह लेखक बताते हैं कि मुझे जब मास्टर जी ने गा के बताया तब मुझे एहसास हुआ, अच्छा इस गाने को ऐसे भी गाया जा सकता है, ऐसे तो दिया हुआ है, ऐसे तो बुक में दी हुई है, तो ऐसे तो पढ़ना ही है सीधे सीधे जैसे हम पढ़ते हैं, लेकिन इसको इस रूप में भी गाया जा सकता है, यह मुझे अध्यापक के अध्यापन के बाद पता चला। तो पुनः लेखक बताते कि अब लेखक को और ज्यादा मजा आने लगा। तो जब भी खेत में रहते या रास्ते में जाते जहाँ कोई नहीं रहता, तो पूरी जोर आवाज के साथ, पूरी आरोह अवरोह मतलब उतार चढ़ाव के साथ, यति गति के साथ, पूरी धुन के साथ कविता गायन करते। और जब उनको ये पता चल गया कि इस धुन पे भी गाया जा सकता है, तो लेखक को जितने भी कविताएं, जितने भी गाने याद रहते हैं, हर गाने की धुन पर उस कविता को गाने का प्रयास करते और पूरी जोर की आवाज में। अब जो है उनको जो उबाऊ वाला काम लगता था, जो परेशान करने वाला काम लगता था यार इतना बड़ा बोझ जैसा, वो काम में उनका मन लगने लगा। बताते कि जब क्यारियों में वो पानी लगाते तो क्यारियां कब भर जाती, उनको इस बात का एहसास ही नहीं होता कि कब क्यारियां भर गई। क्यारी मतलब जिसमें सब्जी वगैरह बीच बीच में गैपिंग करके पानी डाले जाते हैं, तो क्यारियां थाला बना करके रखा जाता है, तो वो क्यारियां कब भर जाती, पानी से लबालब हो जाती, वो लेखक को भान ही नहीं रहता। कहने का अभिप्राय यह है कि लेखक को अब अपने जीवन में आनंद आने लगा था। जैसे आनंदा उनको माँ बुलाती थी कभी कभार, तो उनके अध्यापक माँ बुलाए तो उससे भी उनको प्रेम का भाव हुआ।
और नवा सौंदर्य देकर के इस कविता पाठन से भी उनको बहुत मजा आने लगा। तो कविता को पढ़ करके उसके रस को आत्मसात करके आनंद उठाते हुए लेखक उसमें पूरी तरह से रच बस गए। तो जब भी आपको कोई भी जिसमें आपकी रुचि हो, जब आप उस रुचि को उसको बार बार अध्ययन करेंगे, बार बार उसका अभ्यास करेंगे, तो आपको उस चीज में आनंद आने लगेगा। जब एक बार पहली बार सोचेंगे और उसमें आपके मन में पहले ही निगेटिव थॉट, बहुत सारे नकारात्मक विचार होंगे, अरे क्या होगा, इसका फ्यूचर क्या है। जैसे क्या है कि आप लोग देखते होंगे, हमारी मान्यता है कि अरे हिंदी क्या है, क्यों स्कोरिंग, बस सब्जेक्टिव जैसा है, पढ़ना है, कौन हमारे भविष्य में काम आने वाला है। ये सारी बातें जो निगेटिव थॉट हमारे मन में, तो हम उसको उतना, उस विषय को उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते। तो इसका परिणाम यह होता है कि हमारे जो हम उस विषय में और अच्छा कर सकते हैं, और अच्छा कर सकते हैं, वो हम नहीं कर पाते, अपना बेस्ट नहीं दे पाते। तो सबसे पहले अपने मन के जो भी नकारात्मक विचार है, उन नकारात्मक विचार को जोर से उखाड़ कर फेंक देना है और सकारात्मक विचार के साथ, पॉजिटिव एनर्जी के साथ हमें आगे बढ़ना है। तो उसी प्रकार लेखक बताते हैं कि अपने अध्यापक से प्रेरित होकर के वो पूरी ही रुचि के साथ, पूरे हाव भाव के साथ, जोर गति के साथ कविता का वाचन करते, अलग अलग धुनों पे कविता का वाचन करते। तो जो कार्य उनको बहुत ही उबाऊ लगते थे, वो उबाऊ कार्य उनको बहुत ही आनंद देने लगे। तो बताते कि मुझे एहसास ही नहीं होता कि कब मेरा कार्य जो है वह पूर्ण हो गया। इन कविताओं के साथ खेलते हुए मुझे दो बड़ी शक्तियां प्राप्त हुई। पहले ढोर चराते हुए, पानी लगाते हुए, दूसरे काम करते हुए अकेलापन बहुत खटकता था। किसी के साथ बोलते हुए, गपशप करते हुए, हंसी मजाक करते हुए काम करना अच्छा लगता था। हमेशा कोई ना कोई साथ में होना चाहिए, ऐसा लगता था। लेकिन अब अकेलेपन से कोई ऊब नहीं होती। मैं अपने आप में ही खेलने लगा। उल्टा अब तो ऐसा लगने लगा कि जितना अकेला रहूंगा उतना अच्छा। इसके कारण कविता ऊंची आवाज में गाई जा सकेगी, किसी भी तरह का अभिनय किया जा सकेगा, कविता गाते गाते थुई थुई करके नाचा जा सकता है। मैं सचमुच भी नाचने लगता। मैंने अनेक कविताओं को अपनी खुद की चाल में गाना शुरू किया। लेखक बताते हैं कि जब वो इस प्रकार उनका अध्ययन में, इस प्रकार कविता में उनकी रुचि बढ़ने लगी, तो वो बताते हैं कि पहले जो काम उनको बहुत ही नीरस लगता था, उबाऊ लगता था, कष्टपूर्ण लगता था, अब वही सारे काम उनको बड़े ही आनंद प्रदान करने वाले लगने लगे। क्योंकि उनका ध्यान, उन कार्यों को करते करते वो कार्य कब पूर्ण हो जाते, इस बात का उनको एहसास ही नहीं रहता। पूरा काम बड़े ही सहजता के साथ वह पूर्ण कर लेते। तो पहले वो चाहते थे कि कोई उनके साथ रहे, कोई गाय जो भी जानवर चरा रहे हो उनके साथ कोई रहे, घास काट रहे उस समय कोई साथ रहे, जो भी खेत में कुछ काम कर रहे हैं, कोल्हू लग, तो उस समय कोई काम साथ में रहे तो उनको आनंद आएगा। तो वो चाहते हमेशा कुछ गप सड़ाका हो, कुछ बातचीत हो, कुछ आनंद की अनुभूति किया जाए। लेकिन लेखक कहते हैं कि जब मुझे आनंद आने लगा, कविता में मेरी रुचि बढ़ने लगी, तो मैंने देखा कि फिर मैं खुद ही स्वतः चाहने लगा। पहली बात तो मुझे अकेलापन मेरे जीवन का समाप्त हो गया, मेरे जीवन की निरस्ता समाप्त हो गई, मुझे आनंद की अनुभूति होने लगी पहली बार। और दूसरी बात उसके साथ यह होता कि मैं स्वतः ही चाहता कि मुझे अकेलापन मिले। क्यों? क्योंकि जब अकेलापन मिलेगा तो हम और ही आनंद के साथ, और ही खुशी के साथ मैं कविता को गा सकता हूँ, जोर जोर से गा सकता हूँ, और उसके साथ साथ कविता को पढ़ते पढ़ते मैं थुई थुई करके नाच सकता हूँ। कोई भी देखने वाला नहीं होगा। अगर कोई आसपास रहेगा और मैं नाचता रहूंगा तो लोग कहेंगे कि क्या पागल हो गया है, कैसे नाच रहा है, बल्ले बल्ले करके जैसे लोग नाचते हैं ना, तो थुई थुई करके नाचने लगूंगा। तो लेखक बताते कि अब मुझे अच्छा, मैं हमेशा मनाता कि मैं अकेले रहूं और अकेले में पूरी ऊर्जा के साथ, प्रसन्नता के साथ मैं कविता गा सकूं, कविता पढ़ सकूं, नाच सकूं, अलग अलग धुनों पे मैं कविता गा सकूं और आनंद की अनुभूति कर सकूं। तो इस प्रकार लेखक के जीवन में जिस प्रकार नीरसता थी, इस प्रकार का लेखक के जीवन में सरसता का आविर्भाव हो गया। तो मैं सचमुच ही नाचने लगता। मैंने अनेक कविताओं को अपनी खुद की चाल में गाना शुरू किया। अनंत कोडकर की कविता, जिसकी पहली पंक्ति इस प्रकार है, चांद रात परसिते पाढ़री गाया धरणी वरी। यह दूसरी भाषा मराठी की कविता है, इसलिए आपको उस कविता में उतना आनंद नहीं आएगा, लेकिन समझने का प्रयास करिए कि यह कविता की एक पंक्ति है।
को मैंने मास्टर की चाल से अलग की चाल में बिठाकर गाई। यह चाल एक सिनेमा के गाने के आधार पर थी। यह गाना केशव करणी जाति नामक छंद में था। उस कविता को मैंने मास्टर की अपेक्षा ज्यादा अभिनय के साथ गाता था। चेहरे पर कविता के भाव पैदा करने का प्रयत्न करता था। मास्टर को मेरा प्रयत्न इतना अच्छा लगा कि उन्होंने 6वीं 7वीं कक्षा के सभी लड़कों के सामने मुझे बुलाकर गवाया। पाठशाला के एक समारोह में भी उसे गवाया। इसके कारण मुझे लगा कि मेरे कुछ नए पंख निकल आए हैं। लेखक बताते हैं कि इस प्रकार वह रुचि और रुचि के साथ गाने लगे और नई कोई भी कविता होती उस कविता को वो अच्छे धुन के साथ अलग अलग गानों के तर्ज पर गाने लगते। तो इससे धीरे धीरे और अभिनय के साथ गाने लगे, गाने के साथ साथ अभिनय भी करने लगे। तो इन सबको देख करके लोगों को बहुत ही, जो अध्यापक थे उनको भी बहुत अच्छा लगा, लेखक को भी अच्छा लगा। तो लेखक बताते हैं कि उनके गायन से प्रभावित होकर के उनके अध्यापक ने उनको किसी 6वीं 7वीं कक्षा के सामने या अन्य कोई समारोह होता उस समारोह में उन्हें गाने के लिए दिया जाता। तो इससे उनको लेखक बताते हैं कि इससे मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरे अंदर का जो आत्मविश्वास था वो आत्मविश्वास और ज़्यादा बढ़ने लगा। तो मुझे ऐसा मन में होने लगे कहीं ऐसे तो नहीं मेरे पंख आ गए हैं कि मेरे जो पैर जमीन पे टिकने वाले नहीं है। मेरी इस प्रकार जो है मुझे प्रोत्साहित किया जा रहा है, मुझे इस प्रकार सम्मान दिया जा रहा है। तो यहाँ तक की स्टोरी हम लोगों ने आज पढ़ी। इसके आगे की स्टोरी, जो थोड़ी स्टोरी बची हुई है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे। सो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। सो होमवर्क के रूप में आप लोग से प्रार्थना है कि आप लोग होमवर्क के रूप में जो भी कार्य दिया जा रहा है उसको बड़ी ही ध्यान लगा करके, मन लगा करके, रुचिपूर्वक उस कार्य को पूर्ण करने का प्रयास करिए। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। तो होमवर्क के रूप में जो भी आप अभी तक जितना पढ़ाया है हमने, पूरे पाठ का आप लोग पुनः अध्ययन करिए और इसका सारांश अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करिए। धन्यवाद।